ये कहानी है अरुण वर्मा की। एक 32 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर, शांत स्वभाव, मेहनती और पढ़ाकू। अरुण अपने माता पिता सावित्री और अरविंद के साथ लखनऊ में रहता था। उसने कभी कोई अंधविश्वास में विश्वास नहीं किया, लेकिन नींद को लेकर वो हमेशा थोड़ा डरा रहता था, क्योंकि बचपन से ही उसे भयानक सपने आते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ये सपने कुछ और बन गए। अरुण को डायरी लिखने की आदत थी और हमें ये कहानी उसकी डायरी से मिली है। ये कहानी स्लीप पैरालिसिस, एक अनुभव की है जो अरुण के साथ हुआ था। जनवरी की एक ठंडी रात थी। अरुण ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करके रात 2:30 बजे बिस्तर पर लेटा। दिन भर थकान थी, इसलिए तुरंत नींद आ गई। लेकिन रात के 3:10 में उसकी आंख खुली। कमरे का पंखा घूम रहा था, खिड़की से बाहर की लाइट अंदर आ रही थी। सब सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। आंखों के सामने कमरे के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी, धुंधली लेकिन बहुत बड़ी, जैसे हवा में नहीं बल्कि अंधेरे में बनी हो। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा और कुछ मिनट्स बाद उसकी नींद टूटी तो कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन करके चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये कोई बुरा सपना था। उसने सोचा शायद ये मेरी थकान की वजह से ऐसा हुआ, और वो फिर सो गया। अगली सुबह उसने इसके बारे में गूगल किया तो उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता चला। उसने इसके बारे में कुछ कहानियां पढ़ी और राहत की सांस ली कि ये तो आम चीज है। अपने डर को शांत करने के लिए उसने अपने दोस्त के पहचान के साइकियाट्रिस्ट से बात की। तभी डॉक्टर ने उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में समझाया। देखिए, स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जागता तो है, लेकिन हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ होता है। यह आमतौर पर नींद और जागने के बीच ट्रांजिशन के दौरान होता है, या तो जब आप सो रहे होते हैं या जागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में REM, रैपिड आई मूवमेंट, नींद की स्थिति में रहता है, जहां मांसपेशियां सामान्य रूप में रिलैक्स्ड होती हैं, जबकि हमारा दिमाग जागता रहता है। स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करने वाले मेरे कुछ पेशेंट्स मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि कमरे में किसी की मौजूदगी देखना या छाती पर दबाव महसूस करना। ये तनाव, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न या कुछ दूसरे स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। शाम को घर आकर अरुण ने अपनी मां सावित्री से रात के अनुभव का जिक्र किया। सावित्री को अरुण के बचपन की एक बात याद थी। जब वो सिर्फ 10 साल का था, तब उसने बताया था कि हर रात एक औरत की परछाई उसे घूरती है, कभी उसके बिस्तर के पास तो कभी अलमारी के पीछे। सावित्री ने तब एक झाड़ फूंक करवाई थी और सब ठीक हो गया था, लेकिन शायद वो साया कभी गया ही नहीं, बस छिप गया और अब लौट आया था। लेकिन सावित्री ने अरुण से ये बात छिपाई, ये सोचकर कि कहीं अरुण डर ना जाए या उसके काम पर इसका कोई असर ना हो। लेकिन धीरे धीरे अरुण के लिए हर रात एक डरावनी परीक्षा बन चुकी थी। उसे लगने लगा कि जब भी वो सोता है, उसकी आत्मा किसी और दुनिया में खींची जाती है। हर स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में वो अपने कमरे को वैसे ही देखता। पंखा घूम रहा होता, दरवाजा आधा खुला होता, बाहर की रोशनी खिड़की से आ रही होती, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह फ्रीज होता। वो कोशिश करता था हिलने की, चिल्लाने की, लेकिन उसका गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। एक बार उसे ऐसा दिखा कि उसके माता पिता कमरे में खड़े हैं, उसे सोता देख रहे हैं, लेकिन किसी को उसकी तड़प नहीं दिख रही थी। वो सब कुछ देख सकता था, पर कुछ कर नहीं सकता था, जैसे जागती आंखों से एक बुरा सपना देख रहा हो और खुद को बचाने के लिए बस देखता रह जाए। हर बार उसे लगता, अगर अब नहीं उठा तो शायद हमेशा के लिए उठ ना पाऊं। और उनको स्लीप पैरालिसिस हर रात नहीं, बल्कि कुछ दिनों के अंतराल में होता था।
लेकिन हर बार और भी ज्यादा डरावना। कभी 3 दिन, कभी हफ्ता, लेकिन जब भी होता उसका प्रभाव पिछले अनुभव से कहीं ज्यादा गहरा और भयानक होता। उसने डायरी में लिखा, अब वो सिर्फ दूर खड़ी नहीं रहती, अब वो मेरे पास आकर मुझे देखती है। मेरी सांसों के पास वो परछाई अब एक रूप लेने लगी थी। एक महिला जिसकी आंखें नहीं थी, पर चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लगता था, जैसे वो किसी पुराने जन्म से जुड़ी हो। पर जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि अरुण को अब सिर्फ अपने कमरे में ही नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर भी वही अनुभव होने लगे। अगर वो किसी रिश्तेदार के यहाँ सोता तो उसे लगता कि वही परछाई अब उस नए कमरे में भी मौजूद है। एक बार वो एक कंपनी ट्रिप पर हिल स्टेशन गया और रात को उसे लगा कि वो फिर उसी पुराने कमरे में फंसा है, जहां से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर खिड़की के बाहर सिर्फ अंधकार है। हर बार उसे लगने लगता कि ये जगह बदली नहीं है, बस उसका भ्रम है। और परछाई वो तो हर जगह उसी वक्त आ जाती थी जैसे उसके भीतर घुस चुकी हो। एक दिन उसने सपना देखा कि वो किसी सुनसान रेल पटरी के किनारे पड़ा है और कोई औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर खून की लकीरें हैं और वो बड़बड़ा रही है, तू मुझे फिर अकेला छोड़कर कहाँ भागेगा? तभी अरुण की नींद खुली और अरुण को ऐसा लगा जैसे नेहा वापस आ गई है। अरुण अब हर रात सोने से डरने लगा था, क्योंकि उसे नहीं पता होता था कि किस जगह में जागेगा और आज क्या नया खौफनाक देखेगा। अरुण के जिंदगी के बारे में। अरुण की जिंदगी बाहर से भले ही सीधी साधी दिखती थी, लेकिन उसके अंदर कई दबी हुई परतें थीं। वह लखनऊ के एक मिडिल क्लास परिवार में पला बड़ा था। उसके पिता अरविंद सरकारी कर्मचारी थे और मां सावित्री हाउसवाइफ। घर में स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन प्यार भी कम नहीं था। अरुण बचपन से ही सीरियस नेचर का था। उसे खेल कूद से ज्यादा किताबें पसंद थी। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था रोहित, जो बचपन से ही उसके साथ था। लेकिन स्कूल के बाद रोहित का पूरा परिवार दूसरे शहर चला गया और अरुण भी अकेला हो गया। स्कूल में अक्सर अरुण का मजाक बनाया जाता था। इन सब बातों की वजह से अरुण रात में ठीक से सो नहीं पाता और कभी कभी आधी रात में डर से जाग जाता। सावित्री ने एक बार उसे नींद में बड़बड़ाते और रोते हुए सुना था, लेकिन तब किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, बस एक ताबीज पहना दिया गया था जो अब तक उसकी अलमारी में पड़ा था। कॉलेज में पहली बार उसने खुलकर सांस ली थी। वहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, खुला, बातूनी और थोड़ी जिद्दी भी। लेकिन शायद यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे की ओर खींचे गए। अरुण को पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ काम और किताबों तक सीमित नहीं है। नेहा ने उसमें वो रंग भरे थे जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे। लेकिन धीरे धीरे अरुण के करियर का दबाव और नेहा के इमोशनल नेचर के कारण उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे अरुण ने नेहा से मिलना कम कर दिया। उसकी बस फोन पर बात होती। आखिरी बार वो एक दोस्त के बर्थडे पर मिले थे। तब नेहा ने अरुण से पूछा, अरुण, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? अरुण ने कुछ जवाब ना देकर हंसकर ये बात टाल दी। धीरे धीरे कुछ दिन बाद अरुण ने नेहा से बात करना बंद कर दिया। बिना वजह कहे वो उसके जीवन से निकल गया। नेहा ने उससे मिलने की कोशिश की, पर अरुण हमेशा किसी ना किसी बहाने से उससे मिलना टाल देता। इसके वजह से नेहा टूट गई और कुछ ही महीनों में खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली। अरुण ने तब खुद को दोष नहीं दिया, उसने इसे कमजोरी मानकर भुला दिया। लेकिन अब जब वो परछाई उसकी छाती पर बैठती थी, जब वो चेहरा सामने आता था, तो उसका दिल कहता था ये वही है नेहा। उसका अतीत अब उसका पीछा कर रहा था। वही दर्द, वही गलती अब हर रात उसका हिसाब मांग रही थी।
अब अरुण के अनुभव और भी गहरे और ज्यादा डरावने होते जा रहे थे। पहले जहां कुछ दिनों के अंतराल में होते थे, अब ये लगभग हर रात उसका पीछा करने लगे थे। कभी उसकी नींद में दम घुटता, कभी उसे लगता कि कोई उसकी आत्मा को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता जैसे कोई उसके शरीर को भीतर से तोड़ रहा हो। वो अब नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहा था। ऑफिस का काम तो दूर, उसे अब खाना खाना, बात करना, सब कुछ भारी लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया था। अरविंद और सावित्री उसके इस बदलाव से चिंतित हो उठे। उन्होंने उसे कई डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। हर रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर उन्होंने तांत्रिकों, बाबा, मंदिरों, हर जगह कोशिश की। कई उपाय किए गए, पूजा, हवन, झाड़ फूंक, पर अरुण की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुमसुम रहने लगा। उसे अब हर परछाई में डर दिखने लगा था। कभी बाथरूम के मिरर में, कभी बालकनी के कोने में। उसे लगता जैसे नेहा की आत्मा हर वक्त उसके आसपास मंडरा रही हो। कई बार उसने खुद से लड़ने की कोशिश की, खुद को नींद से जगाए रखने की ट्रेनिंग देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो हार गया। और अंत में उसके घर वालों ने भी हार मान ली। उनके लिए अब अरुण की रातें एक ऐसी सजा बन गई थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। अरुण की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके घर वालों ने सारी कोशिशें करने के बाद बस यही प्रार्थना शुरू कर दी थी कि जैसे भी हो उसे इस डर और तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। अरुण को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि जो परछाई हर रात उसके पास आती है वो कोई और नहीं, नेहा है। हर बार जब वो परछाई बनकर आती थी, उसे कॉलेज के दिन याद आ जाते थे। वो जगह, वो बातें, वो अधूरी इमोशंस। लेकिन ये राज सिर्फ अरुण के भीतर था। किसी और को उसका दर्द, उसकी सच्चाई समझ नहीं आई। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। वो अपनी ही दुनिया में रहने लगा, बड़बड़ाता, दीवारों से बातें करता, आईने से डरता और हर परछाई देखकर वो सहम जाता। कभी कभी वो रात को अचानक ही चीख कर उठता और कहता, मैंने कहा था छोड़ दो मुझे, मैंने माफी मांग ली ना। घर वाले अब कुछ नहीं समझ पा रहे थे। अरुण अब वो इंसान नहीं रहा था जो कुछ महीने पहले था। उसका चेहरा उतर गया था, शरीर कमजोर और आंखें खोई हुई सी लगती थी, जैसे कि वो किसी के आने का और साथ ले जाने का इंतजार कर रहा हो। अरुण ने अब बिस्तर से उठना और खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन सोच सोच कर उसका शरीर थकता जाता था। उसी दौरान अरुण के कुछ कॉलेज के पुराने दोस्त और ऑफिस के कलीग्स, जिन्हें उसकी हालत का पता चला, उससे मिलने आए। जब उन्होंने अरुण की हालत और उसके माता पिता की बेबसी देखी तो उनके भी दिल बैठ गए। 3 दिन बाद एक रात अरुण ने अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात को एक अजीब सी तेज बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो। खिड़की से अंदर देखा गया तो अरुण बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसका शरीर एक तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर झटका दिया हो। सुबह अरविंद कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो अरुण मरा हुआ मिला। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, उसकी आंखें खुली हुई थी और पास पड़ी डायरी की आखिरी लाइन थी, मैं जानता हूं अब ये बीमारी नहीं थी, ये वापसी थी। अरुण की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हम जिन बातों को सपने, भ्रम या मानसिक कमजोरी समझते हैं, वो दरअसल हमारे किए गए कर्मों की परछाइयां होती हैं। कभी कभी स्लीप पैरालिसिस महज एक मेडिकल अवस्था नहीं होती, कभी कभी वो दरवाजा होता है उस दुनिया का जहां कोई इंतजार कर रहा है
आपके जागने और खुद को सौंपने का।